इकोनॉमिक्स का होमवर्क है। पेज नंबर कितना है तो 235 से जो है ना 238 है। ठीक है, ये जो होमवर्क है 30 जनवरी का है। देखिए कह रहा है ना, इकोनॉमिक्स का है। ये कह रहा है कि एक बैंक कह रहा है एक बैंक एसएलआर कह रहा है एक बैंक एसएलआर को सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक बैंक जो है एसएलआर को सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। चूँकि नगद में रखा हुआ पैसा जो है ना बैंक को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुँचाती है, इसलिए बैंक एसएलआर का कम हिस्सा ही इस प्रारूप में क्या है तो रखती है। ठीक है, इसके पहले जो है ना सारा मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बैंक एसएलआर को सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। चूँकि नगद में रखा हुआ पैसा बैंक को किसी भी प्रकार से जो है ना लाभ नहीं पहुंचाती है, इसलिए बैंक एसएलआर को कम हिस्सा ही इस प्रारूप में जो है ना रखती है। और आगे कह रहा है यदि एसएलआर सोना के रूप में रखा जाए तो इसमें भी जोखिम ज़्यादा होता है। अतः एसएलआर के रूप में सबसे अधिक वरीयता जो है ना सरकारी प्रतिभूतियों को क्या है तो दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि खुला बाजार संचालन, जो छठा पॉइंट है ना, खुला बाजार संचालन, ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह प्रक्रिया आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बेचे जाने एवं खरीदे जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना खुला बाजार जो संचालन होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या है? तो कह रहा है यह प्रक्रिया आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचे जाने एवं खरीदे जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। इसके अंतर्गत बिल तथा जो है ना बॉन्ड दोनों ही रूपों में क्या होती है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को मतलब बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को क्या करती है, बेचती है। जो क्वेश्चन बनेगा ना वही क्वेश्चन पूछेगा भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यदि आरबीआई विस्तारवादी आर्थिक नीति को अपनाती है तो यह ज़्यादा प्रतिभूतियों को खरीदेगा और बैंकिंग व्यवस्था मुद्रा के प्रवाह को जो है ना तय करेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि आरबीआई विस्तारवादी आर्थिक नीति को अपनाती है तो यह ज़्यादा प्रतिभूतियों खरीदेगी तथा बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को क्या करेगी तो तय करेगी। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि यदि आरबीआई संकुचन की आर्थिक नीति अपनाती है तो ज़्यादा प्रतिभूतियों बैंकों को बेचेगी और बैंकिंग व्यवस्था से अतिरिक्त जो है ना तरलता सोख लेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कर रहा है। तरलता मतलब चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब एलएएफ। एलएएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब तरलता होता है, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित नरसिम्हन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जो है ना वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु जो गठित समिति थी ना वो थी नरसिम्हन समिति। उसी की अनुशंसाओं के आधार पर कह रहा है कि वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ को अपनाया गया था। मतलब एलएएफ मतलब क्या होगा? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और आगे कह रहा है कि तरलता समायोजन सुविधा को मौद्रिक नीति का एक प्रमुख अस्त्र है जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजार की अलग अलग दशाओं में अल्पकालीन तरलता के बहाव में जो है नियमित व नियंत्रित करने में जो है ना सहायता मिलती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक जो है ना दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है तथा बाजार को ब्याज दर संकेत देने में सक्षम होता है। और तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों की पुनर्क्रय समझौते के द्वारा जो है ना ऋण लेने एवं देने की सुविधा क्या करती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि तरलता समायोजन सुविधा का कार्य जो है रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तरलता समायोजन सुविधा का जो कार्य है रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। और तरलता समायोजन सुविधा की सहायता से नियमित तरलता चक्रों को स्थिर करने में सफलता मिलती है। इससे बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है तरलता के नियमन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि तरलता समायोजन सुविधा सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक बाजार परिस्थितियों के अनुसार ब्याज दरों की संरचना में जो है ना समायोजन आसानी पूर्वक जो है ना कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ना सीमांत अस्थायी सुविधा मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब सीमांत अस्थायी सुविधा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि एमएसएफ की अवधारणा मई 2011 में प्रभावी हुआ। जो है ना जो सीमांत अस्थायी जो सुविधा है ये प्रभावी कब से हुआ? 2011 से प्रभावी हुआ।
और MSF जो है ना ब्याज की वह दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से अपने शुद्ध जमा, निवल मांग और समय देता, डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी, ठीक है, का 1% रात भर के लिए जो है ना ओवरनाइट ऋण ले सकते हैं। और आय कर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत अस्थायी सुविधा की शुरुआत संपत्तियों तथा दायित्वों के बीच होने वाले अल्पकालीन असमंजस को प्रभावी रूप से जो है ना नियंत्रित करने और वित्तीय प्रणाली में मौद्रिक व्यवहारों के संचालन तथा अंतर बैंक दरों में एक दिन के भीतर होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए जो है ना यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चल निधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा बल जो है ना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सीमांत अस्थायी सुविधा, कह रहा है सीमांत अस्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही रिजर्व बैंक के उधार प्राप्त कर सकते हैं एवं इसके अंतर्गत ऋण लेने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात कोटा के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियां गिरवी रखी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो भारत में जो है ना बैंकिंग व्यवस्था, भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में बैंकिंग का प्रारंभ जो है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में बैंकिंग का जो प्रारंभ हुआ था कब से हुआ था, तो 1770 से हुआ था। और किस बैंक की स्थापना के साथ हुआ था, तो जो है ना 1800 मतलब जो है 70 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। ठीक है, ये जो पेज है ना ये हम पहले क्लास में करवा चुके हैं, खैर कोई नहीं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कह रहा है ना कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था, याद रखिएगा कि यहाँ से जो ना इकोनॉमिक्स जो है ना अच्छे से मजबूत करना ना बहुत ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है ना इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसको अच्छे से ना याद कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन बन रहा है इसको अच्छे से पकड़ लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसका सारा जो है नोट्स मतलब लगभग जो है ना लगभग कितना बोले 70-75 पेज में दिया हुआ है शायद, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है ना कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था जो है ना इसके बारे में कह रहा है कि भारत में बैंकिंग का जो प्रारंभ है ना 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। और बाद में जो है ना 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। पहला जो था 1806 में जो है ना बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना किया गया। तो क्वेश्चन पूछा बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना कब हुआ, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब हुआ, 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना कब हुआ, 1843 में स्थापना हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है इन बैंकों ने कई वर्षों तक अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में काम किया और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निर्मित करने के लिए इन तीनों बैंकों का जो है ना विलय किया गया। ठीक है, इन तीनों बैंकों को विलय करके जो है ना इंपीरियल बैंक का जो है ना स्थापना किया गया और मतलब विलय किया गया तीनों बैंक का। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ने 1955 तक जो है ना काम जारी रखा और जिसके बाद जो है इसका नाम बदल करके जो है ना भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। ठीक है, इसी का जो नाम जो है ना जब इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था 1921 में, इसी मतलब जो है ना मतलब ये 1955 तक काम किया, मतलब इसके मतलब जो है ना 1955 में इसका जो नाम ना इंपीरियल बैंक का नाम क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निर्मित करने के लिए इन तीनों का बैंक का विलय कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ने 1955 तक काम जारी रखा और इसके बाद इसका नाम बदलकर जो है ना भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए कर आगामी 7 वर्षों में 7 अन्य बड़े बैंकों को SBI के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और ये जो 7 सहायक बैंक है ना कौन कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है। और आगे देखिए है ना स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है और स्टेट बैंक ऑफ जो है ना इंदौर है। ये सभी 7 बैंक को जो है ना SBI में जो है ना मर्ज कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा इन 7 सहायक बैंकों में से जो है ना इन 7 मतलब सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय 2008 में जो है SBI के साथ कर दिया गया। जो स्टेट बैंक जो है ना स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जो विलय है वो 2008 में SBI के साथ कर दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय जो है 2010 में SBI के साथ किया गया। और 1 अप्रैल 2017 को बचे हुए 5 बैंकों का विलय जो है SBI में कर दिया गया। मतलब 7 बैंक का जो विलय है ना वो याद रखिएगा कि SBI में कर दिया गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, और उसी वर्ष भारतीय महिला बैंक का विलय SBI के साथ कर दिया गया। अतः वर्तमान में ना तो कोई ये सहायक बैंक उपस्थित है और ना ही भारतीय महिला बैंक उपस्थित है। ये सभी बैंक का विलय जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में SBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है, सबको पता है।
आगे कह रहा है कि 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना पूछेगा कब किया गया, तो 1865 में किया गया। और यह भारत में जो है ना उसी समय के उसी नाम के साथ कार्यरत और प्राचीनतम बैंक थी, जिसका हाल ही में जो है ना इंडियन बैंक में क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। जो इलाहाबाद बैंक था ना, अभी वर्तमान में जो है ना इंडियन बैंक में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 1881 में 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1881 में हुआ। और यह भारत की पहली बैंक थी, भारत की पहली बैंक बोलेगा तो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक थी, जिसमें शेयर धारक बनाए गए। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। और यह पहली जो है ना पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का निवेश नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा कौन बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक था, तो सॉरी। देखिए फिर से देखिए, कह रहा है ना कि 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना किया गया। और यह भारत की जो है ना पहली बैंक थी। अगर भारत की पहली बैंक बोलेगा तो अवध कॉमर्शियल बैंक थी, जिसमें शेयर धारक बनाए गए। और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया। तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था। और यह जो है ना पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का कोई निवेश नहीं था। किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। और यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1935 को अपना संचालन क्या किया, तो प्रारंभ किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट है पेज नंबर कितना, 236 है। इसमें देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शेयर धारक कंपनी अर्थात जो है निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कार्य आरंभ किया तथा लेकिन जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक मतलब सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और इसके बाद जो है ना यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व जो है ना स्वामित्व में है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कर रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो है ना 19 जुलाई 1969 के समय LK झा जो है ना RBI गवर्नर थे। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उस समय RBI के गवर्नर कौन थे, LK झा थे। ठीक है, और आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बोलेगा तो कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। 1935 से 1937 के बीच रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बोलेगा तो कौन थे, CD देशमुख थे, CD देशमुख। ठीक है, इनका कब से कब तक थे, 1943 से 1949 तक थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि मनमोहन सिंह अब तक ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे। कह रहा है मनमोहन सिंह के बारे में, कह रहा है कि मनमोहन सिंह अब तक ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विभिन्न समयावधियों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, और पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय बोलेगा कोलकाता में स्थित था, लेकिन इसे 1937 में जो है ना मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय बोलेगा तो कोलकाता में स्थित था, लेकिन इसे जो है 1937 में मुंबई क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बोलेगा तो कौन है, श्री शक्तिकांत दास है। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य होता है ना RBI का, क्या काम होता है इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है ना कि बैंक नोट का जारी करता। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। किसको, तो RBI को। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है, तो RBI को। और 1 रुपये के नोट सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को भारत सरकार मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं, मतलब भारत सरकार का द्वारा जो है ढाला जाता है। ठीक है, और जारी किया जाता है। मतलब 1 रुपये के जो नोट है ना और सभी मूल्य वर्ग के जो सिक्का होता है उसको कौन जारी करता है, तो भारत सरकार जारी करता है। ठीक है, और लेकिन उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से परिचालित किया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक 1957 से नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली को अपनाया, जिसके अनुसार उसे 200 करोड़ मूल्य के सोने और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को बनाए रखना है, जिसमें न्यूनतम जो है ना 115 करोड़ सोने में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, सरकार का बैंकर। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों की बैंकिंग एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों मतलब G सेक्टर को जो है ना खरीदता और क्या करता है, बेचता है।
तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, बैंकरों का बैंक के बारे में कह रहा है कि देश के अन्य सभी बैंक संकट के समय की देनदारी को पूरा करने के लिए जमा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष राशियों को अपना भाग रखते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक को दो प्रकार से नगद शेष रखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, तो वे नगद शेष एक भाग अपने पास रखते हैं और दूसरे भाग को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में रखा जाता है। और चौथा जो पॉइंट है ना, अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक न केवल बैंकों का बैंकर है अपितु यह अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता भी है, ठीक है। और इसका अर्थ है कि संकट के समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, कह रहा है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का संरक्षक। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का संरक्षक के बारे में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और रुपये के बाहरी मूल्य को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं की आरक्षित निधियों को बनाए रखता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जो विनिमय दर को स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में क्या है, सहायता करती है। और छठा पॉइंट क्या है, तो क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक। तो कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि या कमी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट क्या है, बैंकों का नियामक। इसके बारे में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक नियामक शक्तियों का हकदार है और ये विनियमन बैंकों की लाइसेंसिंग देश या विदेश में अपनी शाखाओं के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों के विस्तार, प्रदर्श पूंजी और आरक्षित निधियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या करती है, निर्धारित करने में आदि से जो है ना संबंधित है। नोट में दिया हुआ है कि 1 रुपये का नोट एक ऐसा एकमात्र करेंसी नोट है, कह रहा है ना कि 1 रुपये का नोट ही एक ऐसा मात्र करेंसी नोट है जिस पर जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बल्कि भारत सरकार के वित्त सचिव का जो है ना हस्ताक्षर होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास क्या रहा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास के बारे में कह रहा है, इतिहास क्या रहा इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है ना कि राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व को जो है ना ला दिया जाता है। और आगे कह रहा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1969 में 14 बड़े बैंकों जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। और पुनः 1980 में 6 अन्य बड़े बैंक जिनकी न्यूनतम जमा राशि 200 करोड़ रुपये और उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो फिर से देखिए ये पॉइंट कह रहा है ना कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत, तो कह रहा है इस मतलब कह रहा है ना कि राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य, यहाँ देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। और इसमें आगे का पॉइंट कर रहा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1969 में 14 बड़े बैंकों का, मतलब 14 बड़े बैंकों का बोलेगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में किया गया। और जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। और पुनः 1980 में जो है ना दोबारा 6 बैंकों का जो है ना 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहली बार किया गया 1969 में 14 को और दूसरी बार जो 1980 में किया गया 6 बड़े बैंक का, ठीक है, जिसकी न्यूनतम जमा राशि जो है ना 200 करोड़ रुपए थी और उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऐसे बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में ये संसद के कानून बनाकर सरकार के स्वामित्व में लाया गया उसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। आगे कह रहा है इन 20 बैंकों में से 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गया अर्थात इसका विलय पीएनबी में कर दिया गया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर जो है ना 19 हो गई। आगे कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 2019 में 19 को कर दिया गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 2019 को किया गया, ठीक है। और आगे कह रहा है कि सरकार के विलय की इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 कर दिया गया। अतः एसबीआई को साथ ही लेकर वर्तमान में कुल जो है ना 12 सरकारी बैंक भारत में क्या है, तो कार्यरत है। और जो 12 है ना उस नीचे देखिए दिया हुआ है। पहला क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है ना विलय किस में कर दिया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस में किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। और नेक्स्ट तीसरा बैंक क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और नेक्स्ट है सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ कर दिया गया। तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है किस बैंक के साथ किया गया, तो केनरा बैंक के साथ किया गया, ठीक है। और आगे करा कि आंध्रा बैंक का जो है ना और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर दिया गया। तो देखिए ये सभी पूछता है, क्वेश्चन पूछा है कि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय जो है ना किस बैंक में किया गया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। और जो छठा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और सातवां बैंक इलाहाबाद बैंक का जो विलय है ना इंडियन बैंक में साथ कर दिया गया। तो इलाहाबाद जो बैंक था उसको किस किस बैंक में विलय कर दिया गया, तो इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। और नेक्स्ट आठवां क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नौवां है इंडियन ओवरसीज बैंक। 10वां यूको बैंक। और 11वां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और 12वां क्या है, पंजाब और सिंध बैंक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कर देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए इसको देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर पहले क्या है, तो बैंक है। और बैंक में दो प्रकार का होता है, एक अनुसूचित बैंक होता है, एक गैर अनुसूचित बैंक होता है। मतलब शेड्यूल बैंक होता है, एक नॉन शेड्यूल बैंक होता है। और अनुसूचित बैंक में जो है टोटल 78 होते हैं। कितने 78, उसमें जो है ना घरेलू में 33 हैं, और विदेशी में एक बैंक में कितना है, तो 45। और घरेलू में अगर बात करें तो सार्वजनिक बैंक होते हैं और एक होता है निजी बैंक। और घरेलू बैंक में जो है ना 12 होते हैं सार्वजनिक बैंक, और निजी बैंक कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब देखिए आइए, सार्वजनिक बैंक में दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। 11 देखिए कितना है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक है, और एक क्या है, तो गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है। और निजी बैंक का बात करें तो जो है पुरानी पीढ़ी का बैंक होता है, एक नई पीढ़ी का बैंक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है यहाँ से, कह रहा अनुसूचित बैंक। कह रहा अनुसूचित बैंक क्या होता है, इसके बारे में देखिए। कह रहा ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी सूची में शामिल होता है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो अनुसूचित बैंक किसे कहेंगे, तो ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी सूची में शामिल होता है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ऐसे बैंक को जो है ना आरबीआई के निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है गैर अनुसूचित बैंक। ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में दूसरी सूची में शामिल नहीं होते हैं उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जैसे चिट फंड कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दूसरा पॉइंट है विदेशी बैंक। विदेशी बैंक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो विदेशी बैंक क्या है ना, तो कह रहा है ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं के पास होते हैं उसे जो है विदेशी बैंक कहा जाता है। तो विदेशी बैंक किसे कहेंगे, तो वह बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर जो है ना विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं के पास होते हैं उसे विदेशी बैंक कहा जाता है। और भारत में जो है ना कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं, तो 45 विदेशी बैंक जो है ना भारत में क्या है, तो कार्यरत है। जैसे कौन कौन बैंक है, तो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है, और सिटी बैंक, और क्या है, एचएसबीसी बैंक है, ठीक है। ये सभी क्या है, तो विदेशी बैंक है। आगे है नेक्स्ट है सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक मतलब पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक किसे कहेंगे, सार्वजनिक बैंक किसे कहेंगे, इसके बारे में कह रहा है ऐसे बैंक जिसमें 50% जो है ना अधिक शेयर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं उसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। मतलब सार्वजनिक बैंक किसे कहेंगे, पब्लिक बैंक किसे कहेंगे, तो कह रहा है ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक के शेयर राष्ट्रपति के नाम होते हैं। मतलब 50% से जो है ना जो अधिक के शेयर राष्ट्रपति के नाम होगा ना उसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। जैसे भारत में जो है ना 12 बैंक ऐसे हैं सार्वजनिक बैंक, जो 12 बैंक ऐसे हैं ना जो सार्वजनिक बैंक है। और सार्वजनिक बैंक जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीयकृत बैंक, अभी ऊपर देखे थे, और एक होता है गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, जिसको एसबीआई बोलेंगे, क्या है, तो गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। और देखिए पहले देखिए निजी बैंक। निजी बैंक क्या होता है, तो ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक का शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं उसे निजी बैंक कहते हैं। तो निजी बैंक किसे कहेंगे, तो ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक का शेयर निजी बैंक कंपनियों के पास होता है उसे ना निजी बैंक कहा जाता है। और इसे दो भागों में जो है ना बांटा जाता है निजी बैंक को। एक होता है पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक जिसमें 12 आते हैं, और नई पीढ़ी के निजी बैंक उसमें कितने 9 आते हैं। और कुल निजी बैंक बोलेगा भारत में कितने हैं, तो 21 है। कितने हैं, 21, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक ये क्या होता है, तो कह रहा है वैसे बैंक जो 1993 से पहले बनाए गए वे पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक कहते हैं। तो पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक किसे कहेंगे, तो वैसे बैंक जो 1993 से पहले बनाए गए थे ना उसे पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, कर्नाटक बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक मतलब जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है। और नेक्स्ट है नई पीढ़ी के निजी बैंक। ये क्या होते हैं, तो ऐसे बैंक जो 1993 के बाद नरसिम्हन समिति के द्वारा बनाया गया है।
नए गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है उसे नई पीढ़ी का निजी बैंक कहा जाता है। तो नई पीढ़ी के निजी बैंक किसे कहेंगे? तो ऐसे बैंक जो 1993 के बाद नरसिम्हन समिति के द्वारा बनाया गया है और नए गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है उसे नई पीढ़ी का निजी बैंक कहा जाता है। जैसे में क्या है ना, एचडीएफसी की स्थापना कब हुआ? 1994 में। और आईसीआई की स्थापना कब हुआ? 1994 में। और एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ? 1994 में। तो ये सभी जो है ना, ये नई पीढ़ी के निजी बैंक है, मतलब प्राइवेट बैंक है। तो एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस बैंक। एचडीएफसी का स्थापना 1994, आईसीआईसीआई के बैंक का स्थापना 1994 और एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ? 1994। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यस बैंक। यस बैंक का स्थापना कब हुआ? 2003 में। ये भी निजी बैंक है। और बंधन बैंक का स्थापना 2019 में। और आईडीएफसी के बैंक का स्थापना कब हुआ? 2019 में हुआ था। ठीक है, यस बैंक 2003, बंधन बैंक 2019 और आईडीएफसी बैंक का स्थापना 2019। नेक्स्ट कह रहा है कि लक्ष्मीकांत झा 1967 से 1970, इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखिएगा ना कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, किसके समय हुआ था? लक्ष्मीकांत झा के समय हुआ था। ठीक है, नेतृत्व में हुआ था। और आगे कह रहा है कि आई जी पटेल, कह रहा है 1970 से 1982, इन्हीं के नेतृत्व में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ किसके नेतृत्व में? तो लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में। और जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आई जी पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और आगे कह रहा है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर बोलेगा 2008 से अभी तक शशिकांत दास हैं। और नेक्स्ट कह रहा है उर्जित पटेल 2016 से 2018 तक रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जो है नोटबंदी हुआ था। तो नोटबंदी पूछेगा किनके समय हुआ था? उर्जित पटेल के समय हुआ था। और सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर बोलेगा तो बेनेगल रामा राव 1949 से 1957 तक रहे थे। ठीक है। और सबसे कम समय तक बोलेगा तो कौन थे? अमित घोष 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक जो है ना 20 दिनों तक रहे थे। ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर बोलेगा तो कौन थे? बेनेगल रामा राव। और सबसे कम समय तक बोलेगा तो कौन थे? तो अमित घोष थे। कौन थे? अमित घोष। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, वित्तीय समावेशन के बारे में। कौन है वित्तीय समावेशन? यही कह रहा है कि वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों के वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना, वित्तीय सुविधाओं को से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो कह रहा है वित्तीय समावेशन किसे कहते हैं? तो वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना, वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या है? मजदूर, किसान, कूड़ा ढोने वाला और छोटे स्तर से व्यवसाय ईटीसी। आगे कह रहा है घोषित रूप से वित्तीय समावेशन की शुरुआत 2006 में हुई थी, लेकिन वास्तविक प्रयास 1968 से ही हो गई थी। ठीक है। और वित्तीय समावेशन कह रहा है कि पहला क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, जिसका स्थापना 1975 में हुआ। और दूसरा नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ। और तीसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का स्थापना कब हुआ? 1990 में हुआ। और केसीसी का स्थापना 1998 में हुआ। और केवाईसी का स्थापना 2005 में हुआ। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्थापना 2014 में हुआ। और मुद्रा बैंक का स्थापना 2015 में हुआ। और पेमेंट बैंक का स्थापना 2015 में हुआ। और स्टैंड अप इंडिया का स्थापना 2016 में हुआ। ये सभी जो है ना स्थापना दिया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, मतलब आरआरबीएस। तो कह रहा है प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक अलग श्रेणी के में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया है। तो कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना, प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया है, परंतु अब इन्हें भी जो है ना वाणिज्यिक बैंकों का श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आरआरबीएस की स्थापना जो है ना ग्रामीण हिस्सों से ही होती है। तो कह रहा है ना कि आरआरबीएस की स्थापना ग्रामीण हिस्सों में ही होती है। और ऐसे आरआरबी उस क्षेत्र में विशेष ही कार्य कर सकते हैं। एक आरआरबी की स्थापना में 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 35% योगदान किसी भी सार्वजनिक बैंक का होता है, एवं शेष 15% योगदान राज्य सरकार का करती है। ठीक है। यद्यपि इन बैंकों का परिचालन एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक करती है और ये अलग अलग नाम से जो है ना कार्यरत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 आरआरबीएस की जो है ना स्थापना की गई। ठीक है। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, गोरखपुर में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? मालदा में किया गया। राजस्थान में जयपुर में किया गया। हरियाणा में भिवानी में किया गया। ठीक है। ये 5 जगह जो है ना किया गया। उत्तर प्रदेश में 2 जगह, मुरादाबाद और गोरखपुर में किया गया। आगे कह रहा है कि भारत में अब नए आरआरबी स्थापित नहीं किए जाते हैं। गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में जो है ना आरआरबी स्थापित हैं। नेक्स्ट है निबल मांग एवं सावधि देयता, नेट डिमांड टाइम लिबिलिटी। इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि बैंकों की देयता कहलाती है।
जबकि इसी जमा राशि से बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। और जमा राशि की देयता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमा राशि जमाकर्ता की होती है एवं बैंक को इसे वापस करना होता है। इसे भिन्न दिए गए ऋण पर बैंक ब्याज की वसूली करती है, अतः यह बैंकों को परिसंपत्ति कहलाती है। और बैंकों की देयता अर्थात जमा राशि के दो प्रमुख प्रारूपों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मांग देयता, दूसरा सावधि देयता। मांग देयता क्या होता है? तो मांग देयता एक बैंक की कुल जमा राशि का हुआ हिस्सा है जिसे जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है और इसकी परिपक्वता की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। चालू खाते एवं बचत खाते इसी श्रेणी में जो है ना आते हैं मांग देयता में। नेक्स्ट है सावधि देयता। यह एक बैंक की कुल जमा राशि का हुआ हिस्सा है जिसकी परिपक्वता की निश्चित अवधि होती है। जमाकर्ता जमा राशि को परिपक्वता के बाद जो है निकाल सकता है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मियादी खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट एवं आवधि खाता रिकरिंग डिपॉजिट, इन खातों में रखी गई धनराशि को जमाकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप कभी भी जो है नहीं निकाल सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है जब बैंक की मांग देयता एवं सावधि देयता को जोड़ दिया जाए तो यह एक बैंक की निवल मांग और सावधि देयता कहलाती है, ठीक है। आगे है आरटीजीएस। आगे कह रहा है आरटीजीएस एनईएफटी और आईएमपीएस यूपीआई और क्या है इसको क्या भीम BHIM भीम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है इन सभी सुविधाओं का प्रयोग किसी भी बैंक के खाते से किसी अन्य बैंक के खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर उद्देश्य होता है, ठीक है। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट को संबोधित करती है और यह सुविधा आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। आरटीजीएस के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है और यहाँ ग्रोस सेटलमेंट से जो है ना से तात्पर्य है, मतलब यहाँ ग्रोस सेटलमेंट से तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कम जो है ना 2 लाख रुपए का निधि अंतरण हो सकता है। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है और यह सेवा समाप्त सप्ताह के 7 दिन एवं 24 घंटे क्या है उपलब्ध है। आगे करा एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को संबोधित करती है और यह सुविधा आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। एनईएफटी माध्यम से निधि अंतरण यदि हो तो यह जो तत्काल नहीं होती है और इसमें 24 घंटे तक लग सकते हैं और यह सेवा सप्ताह के 7 दिन एवं 24 घंटे क्या है उपलब्ध है। आगे कर आरबीआई ने 1 जुलाई 2020 में सभी बैंकों को आरटीजीएस एवं एनईएफटी पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का जो है निर्देश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई ने 1 जुलाई 2020 से सभी बैंकों को आरटीजीएस एवं एनईएफटी पर लगने वाले शुल्क को जो है ना समाप्त करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है आईएमपीएस। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस का संबोधित करती है और यह सेवा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करती है। इसका प्रयोग किसी भी एक खाते से किसी दूसरे खाते में निधि अंतरण के उद्देश्य से किया जाता है और आईएमपीएस जो 24 घंटे उपलब्ध होती है एवं इसे छुट्टियों के दिन में भी क्या उपलब्ध रहती है। और आईएमपीएस के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है, परंतु इसके माध्यम से एक बार में 2 लाख से ज़्यादा का अंतरण नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और भीम का बोलेगा तो क्या होता है? तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी। यूपीआई का बोलेगा तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और भीम का बोलेगा तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी को संबोधित करती है। इस सुविधा को एनपीसीआई ने ही तैयार किया है, ठीक है। और यह एक वॉलेट नहीं है, अतः भीम में पैसे नहीं रखे जा सकते हैं, लेकिन भीम का प्रयोग कर किसी भी एक खाते से किसी अन्य खाते में 1 लाख से रुपये तक की धनराशि का अंतरण जो है तत्काल किया जा सकता है। जब यूपीआई की स्थापना हुई थी इससे मात्र जो है 19 बैंक जुड़े थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब यूपीआई की स्थापना हुई तो इससे मात्र 19 बैंक जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे लगभग जो है सभी बैंक यूपीआई से जुड़ चुके हैं। आगे कह रहा है यूपीआई के माध्यम से किसी भी खाते से निधि अंतरण के लिए लाभार्थी को खाता नंबर की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है और यूपीआई के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक का एक निश्चित कोड तैयार किया जाता है एवं उस कोड के माध्यम से निधि अंतरण किया जा सकता है, ठीक है। और यह विशेष कोड लाभार्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन, आधार इत्यादि हो सकते हैं। आगे करें चुंबकीय सिहाई चिन्ह पहचान कोड मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब MICR कोड। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, याद रखिएगा MICR का फुल फॉर्म मतलब चुंबकीय सिहाई चिन्ह पहचान कोड। तो कह रहा है ना कि MICR कोड 9 अंकों का कोड होता है। अभी पूछ देगा क्वेश्चन में कि MICR जो होता है ना मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है कितने अंकों का होता है? 9 अंकों का कोड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब ECS में भाग लेने वाले बैंक और शाखा को विशिष्ट रूप से पहचानता है और कोड में पहले वाले 3 अंक शहर का कोड हो प्रतिनिधित्व करता है और मध्य के 3 अंक जो है ना बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है।
और अंतिम 3 शाखा कोड का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो पहला 3 अंक होता है ना, वो शहर को प्रतिनिधित्व करता है, और जो 3 होता है जो बैंक को करता है, और 3 जो अंतिम होता है वो शाखा को कोड को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है ना, सीबीएस के अंतर्गत कोर का तात्पर्य सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम से एक्सचेंज होता है। तो कह रहा है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, तो कह रहा है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत कोर का तात्पर्य सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है, और सीबीएस ऐसी शाखाएं का नेटवर्क है जो खाताधारकों को अपने खातों को संचालित करने और सीबीएस नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं को लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, और भले ही जो है ना उसका खाता कहीं भी हो। ठीक है, अरे यार, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग सेवाओं को लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, और भले ही उसका खाता कहीं भी हो, ग्राहक जो है ना अब किसी भी बैंक की एक शाखा का ग्राहक नहीं रहता है, और वह समग्र बैंक का जो है ना ग्राहक बन जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है ना कि मतलब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं को लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, भले ही उसका खाता कहीं भी हो, ग्राहक अब किसी बैंक की एक शाखा का ग्राहक नहीं रहता है, और वह जो है ना समग्र बैंक का जो है ना ग्राहक बन जाता है। ठीक है, तो ये था जो है ना होमवर्क था आज 30 जनवरी का, और जो पेज नंबर कितना से था, 235 से 238 तक था। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले क्लास का जो होमवर्क मिलेगा अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इतना मेहनत करके जो है ना क्लास करवाया जाता है। ठीक है, और जिनको भी प्रॉपरली तरीके से होमवर्क का पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। इस सभी ग्रुप जो है ना, इस जो ग्रुप में जितने भी होमवर्क दिख रहा है, बुक दिख रहा है, जो सर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है, जैसे ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक हो गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक, मतलब जो होमवर्क होता है, जो भी होता है, ये जो घटनाचक्र का बुक है, ये सारा जो कंप्लीट करवाया जा रहा है, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी न्यू एडुटेरिया का जो बुक आ रहा है, बिहार दरोगा का, इस सभी में जो है ना, ये सभी बुक जो है इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिनको भी ज्वाइन करना है, और जिनको भी लगता है कि नहीं हमें करेंट अफेयर्स का पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ जितने भी सर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है, और बाकी ये जो घटनाचक्र का बुक पढ़ना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना आराम से अपना तैयारी को और बेहतर कीजिए। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। 149 फी लग रहा है, 149 फी जमा करके जो है ना, मतलब पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का जो है ना लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक, अगला का जो होमवर्क मिलेगा सर के द्वारा, तो अगला भी क्लास कंटिन्यू आएगा। बाकी आप लोग सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।